पायलट एटीएम में आपका स्वागत है। मैं ज्योति वर्मा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल सर्कुलेशन के बारे में। तो जनरल सर्कुलेशन को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी बोला जाता है। तो पहले हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं। Atmospheric circulation is the large scale movement of air which along with oceanic circulation is the means by which thermal energy is redistributed on the surface of the earth. तो इसमें ना तीन कीवर्ड है। सबसे पहले तो एयर, ओशियानिक सर्कुलेशन और फिर थर्मल एनर्जी। अब ओशियानिक सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। फाइन। जब ओशन का जो पानी होता है, समुद्र का पानी, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उसको ओशियानिक सर्कुलेशन बोला जाता है। अब वो जो एक डायरेक्शन में क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। एक कॉरियोलिस फोर्स होता है, फिर विंड का फोर्स होता है, टेम्परेचर होता है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस जो होते हैं जो कि पानी पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी आप लोग को पता है क्या होगा? 9th क्लास में पढ़ा होगा। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट। अब मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा गर्म रहेंगे, जितना उनका टेम्परेचर हाई रहेगा, हायर द टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, faster they will move. Okay. And higher energy will be formed. मतलब जितना मॉलिक्यूल्स गर्म होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्ट मूव करेंगे, और जितना ज्यादा वो लोग फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी हम लोग को मिलेगा। तो फिर से आ जाता है डेफिनेशन पे। इट इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का मतलब हमारा है एयर मास। ओके, पूरा का पूरा एयर मास, विच अलोंग विद ओशियानिक सर्कुलेशन इज द मीन्स बाय विच थर्मल एनर्जी इज गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो हवा का जो मास है उसका सर्कुलेशन और ओशियानिक सर्कुलेशन जो है वो काम करता है ताकि जितनी भी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी है वो सरफेस जो अर्थ का है उस पे बराबरी से बट जाए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को। तो दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है इंसोलेशन ऑफ सन, दूसरा होता है प्रेशर डिफरेंस। अब इंसोलेशन मतलब अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन received by a particular area.
तो इंसुलेशन मतलब समझ में आया, सोलर रेडिएशन कितना एक पर्टिकुलर सरफेस पर आ रहा है उसको हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। तो जहां पे इंसुलेशन ज्यादा होगा वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सन की जो रेडिएशन है वो ज्यादा पड़ रही है। अब प्रेशर डिफरेंस, तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। एक तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है, और दूसरा लैटिट्यूड्स का बेसिक याद रखना। इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है, उसके ऊपर 30 डिग्री होता है, उसके ऊपर 60 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री होता है। बस इतना याद रखना है हमें सेल फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाएंगे जो कि है सेल फॉर्मेशन। तो ये जो डायग्राम है ना, मैं इसको इधर से बना रही हूँ, यहाँ पे मैं सन रख रही हूँ ताकि पूरा का पूरा मेरा जो डायग्राम है ना वो एक ही बार में विजिबल हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ये सरफेस है अर्थ का, फाइन। हाँ, ये सरफेस, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे हमारा होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये हमारा यहाँ पे इंसुलेशन हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ रही है। अब ये एरिया जब गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। इतना तो पता है ना कि लो प्रेशर वहां बनता है जहाँ पे गर्मी होती है, तो गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठती है। ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। फिर ये ट्रोपोपॉज पे रुक जाएगी, ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं जाती है ये हवा। ओके, ट्रोपोपॉज के आगे हवा नहीं जाती है, ट्रोपोपॉज पे रुक जाएगी। ट्रोपोपॉज जो होता है ना वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की लेयर होती है। हाँ, तो अब जो हवा ट्रोपोपॉज से पहुंच गई तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, आधी हवा जाएगी नॉर्थ पोल और बाकी बची हवा साउथ पोल जाएगी। अब साउथ पोल वाले को हम लोग अभी इग्नोर मारते हैं, हम लोग नॉर्थ पोल वाले पे ध्यान देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। फाइन, तो ये हवा यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री लैटिट्यूड। फिर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जाके ये हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा जो होती है वो सिंक कर जाती है नीचे, तो ये हवा नीचे सिंक हो जाएगी। और फिर आधी हवा फिर से नॉर्थ पोल की साइड जाएगी, आधी हवा इक्वेटर की साइड। नॉर्थ पोल वाली हवा को भी हम लोग जो जा रही है इग्नोर मारते हैं, इक्वेटर की तरफ जो जा रही है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक सेल, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस साइकिल को बोलते हैं हैडली। इसको हैडली इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैडली वो इंसान थे, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ये फिनोमिना जो है वो डिस्कवर किया। फाइन, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, ये ध्यान रखना, हाई प्रेशर बन रहा है तभी हवा नीचे आ रही है। फाइन, और फिर यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाती है, isn't it? तो ये हमारा हैडली हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे पोलार पे। पोलार पे हाई प्रेशर रीजन होता है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि ट्रोपोपॉज मैंने नॉर्थ पोल पे हाई ट्रोपोपॉज की कम रखी है, इक्वेटर पे ज्यादा रखी है। तो ये हम लोगों ने एटमॉस्फेयर चैप्टर में भी पढ़ा था कि ट्रोपोपॉज जो होता है ना, जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे इंसुलेशन हाई होता है, वहां पे हाइट ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे हवा हल्की रहती है और हल्की हवा ज्यादा ऊपर जाती है। जबकि यहाँ नॉर्थ पोल पे हवा ठंडी रहती है, ठंडी हवा रहती है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, भारी होती है हवा, तो हवा नीचे आ जाती है। इससे ट्रोपोपॉज का जो हाइट है नॉर्थ पोल पे कम है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी हवा, है ना, और 60 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचने के बाद हवा थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, थोड़ी सी इक्वेटर की साइड जाएगी। इक्वेटर वाली हवा भूल जाते हैं, अभी ध्यान रखते हैं, वो हवा जो वापस से नॉर्थ पोल जाएगी। अब ये हवा नॉर्थ पोल जा रही है, ठीक। अब यहां पे भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसको बोलते हैं पोलार सेल। वेरी इजी।
अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे ना बुक में, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। अगर इसको देखोगे ना, तो मतलब डायग्राम से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, फाइन, और ये पोलर सेल है। अब हम लोग आ जाएंगे फेरल सेल पे। तो फेरल सेल को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि हैडली और पोलर जो है ना, ये दोनों थर्मल सेल है जो कि हीट के कारण बनते हैं, और फेरल है हमारा मैकेनिकल सेल। मैकेनिकल सेल इसलिए क्योंकि वो इसलिए बन रहा है क्योंकि बीच में हमारे वॉइड आ गया है, इसलिए बन रहा है। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर हवा ऊपर गई है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है ना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था, तो हवा आ जाएगी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे आई तो हवा वापस से इधर जाएगी, यहाँ पे वापस से कॉन्वर्ज करेगी इस एयर मास से मिलके, तो ये हमारा एक और सेल बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। अब ये फेरल जो है ना, ये भी हेडली की तरह ही एक मनुष्य थे जिन्होंने ये फिनोमिना जो है उसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम, इस सेल का नाम फेरल सेल रखा गया है। अब ये जो हेडली है ना, हेडली सेल, इसका ये थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहता है। ये कभी कभी नॉर्थ पोल की साइड भी शिफ्ट करेगा, कभी कभी हल्का सा दूसरी साइड भी शिफ्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना इंसुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इंसुलेशन तो वेदर या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इससे हल्का फुल्का ये शिफ्ट करता रहता है। तो इसी के साथ हम लोग का जनरल सर्कुलेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको सेल कैसे बनते हैं वो याद रखना है, पोलर सेल, हैडली और फेरल सेल की फॉर्मेशन याद रखने हैं, और ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लैटिट्यूड की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू।